और सभी बच्चे बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया रहने चाहिए। देखिए, अपने थर्मोडायनेमिक्स में क्या चल रहा था कि मैंने तुमको बता दिया था कि अपभ्रष्ट आइगन मान क्या होता है तथा अनअपभ्रष्ट आइगन मान क्या होता है। आगे बताया था कि मैंने कृष्णिका क्या होती है, कि कृष्णिका के बारे में मैंने तुमको बताया था कि जो भी अपने पास उच्च ताप है, कितने ताप लेते हैं कृष्णिका के अंदर? एक तो उच्च ताप और एक निम्न ताप। क्लियर? कि देखिए, उच्च ताप पर तो जो तरंग दैर्ध्य, जो विकिरणों की तरंग दैर्ध्य होंगी उनका तो क्या होगा? उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का तो क्या होता है? उत्सर्जन होता है। उच्च ताप पर तो क्या होता है? उत्सर्जन। और निम्न ताप पर क्या होता है? उसका अवशोषण। क्या होता है? अवशोषण। क्लियर? जो कृष्णिका के बारे में बताएंगे कि उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का तो क्या होता है? उत्सर्जन। और निम्न ताप पर सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्लियर? आगे बात आती है कि कृष्णिका एक कोटर की तरह होती है। क्या होती है? एक कोटर की तरह होती है, जिससे बाहरी दीवारें कैसी होती हैं? काली। कैसी होती हैं? काली नुमा होती हैं, तथा इसमें एक छिद्र होता है, और छिद्र वो क्या करता है कि विकिरणों को अंदर या बाहर आने देता है। क्लियर? क्या बताओगे कि कृष्णिका के उच्च ताप पर सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का तो क्या करता है? उत्सर्जन करता है, तथा निम्न ताप पर सभी तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का क्या करता है? अवशोषण करता है। तथा कृष्णिका एक कोटर नुमा होती है, तथा उसकी जो बाहरी दीवारें होती हैं वो काली होती हैं, तथा उसमें एक छिद्र होता है, जिससे जो तरंग दैर्ध्य वाले जो विकिरण होती हैं उन वो क्या करते हैं? अंदर या बाहर आ जा सकती हैं। क्लियर? अब देखिए, आगे चलते हैं। उसके लिए एक ग्राफ बनाइए कि उससे जो अपने पास उनके तरंग दैर्ध्य और ताप के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है। उसके लिए ग्राफ बनाइए। ये तो होता है अपने पास ई लैम्डा, ये होता है स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, और ये होता है अपने पास लैम्डा। क्या होता है? लैम्डा तरंग दैर्ध्य। ये होता है अपने पास लैम्डा m1, लैम्डा m2, लैम्डा m3 और लैम्डा m4। क्लियर? ये होता है अपने पास T1 केल्विन, ये होता है अपने पास T2 केल्विन, ये होता है अपने पास T3 और ये होता है अपने पास T4 केल्विन। इसका ताप होता है अपने पास 1000 केल्विन, और इसका क्या मान लिया अपने पास? 1250, और T2 केल्विन का अपने पास कितना दे रखा है? 1750, और इसका मान लिया अपन ने कितना? 2000 केल्विन। एक बार ये बनाइए, और यहाँ कोष्टक में यहाँ पे लिख देना T1 ग्रेटर देन T2 ग्रेटर देन T3 ग्रेटर देन T4। बनाइए ग्राफ सभी। बना लिया? देखिए,
इस ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे अपने पास ताप बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, जैसे जैसे अपने पास ताप बढ़ता है तो उसकी ऊर्जा का मान भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। देखिए इसमें जो अपने पास जो T4 केल्विन का मान था 1000 था, क्या था 1000, तो देखिए 1000 से कितना बढ़ रहा है 1250। भाई ताप का मान बढ़ रहा है और ऊर्जा का मान भी क्या हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तो आप कह सकते हो कि कृष्णिका के जो ग्राफ से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। क्लियर सभी को। और दूसरी बात आती है कि कोई नियत ताप है और नियत ताप पर जब अपने पास नियत ताप जैसे बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, तो ऊर्जा का मान जब बढ़ेगा तो वो अपनी जो ऊर्जा का मान होता है वो कैसा हो जाता है, एक मान पर अधिकतम हो जाता है। क्लियर सभी को कि पहली बात तो आती है कि जैसे जैसे ताप बढ़ेगा ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा और नियत ताप पर जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है तो ऊर्जा का मान एक जगह ऐसा आता है कि उसकी ऊर्जा का मान कैसा हो जाता है, अधिकतम हो जाता है। क्लियर सभी को। चलिए लिखिए, इसमें ग्राफ बना लिया होगा। लिखिए इसमें कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से पहला पॉइंट लिखिए, कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी बढ़ता जाता है। क्लियर। दूसरी बात लिखिए, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर तरंग दैर्ध्य को किससे डिनोट किया था, लैम्डा से, और लैम्डा क्या लगाया था, m, क्योंकि चारों के लिए क्या थी, लैम्डा m1, लैम्डा m2, लैम्डा m3 या लैम्डा m4। तो लिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर पहले तो ऊर्जा बढ़ती है, पहले तो ऊर्जा बढ़ती है और फिर अधिकतम हो जाती है और इसके पश्चात तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर ऊर्जा घट जाती है। नोट डाउन करिए कि कृष्णिका ऊर्जा वितरण वक्र से क्या स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। दूसरी बात, कृष्णिका वक्र में किसी नियत ताप के लिए तरंग दैर्ध्य बढ़ने पर तो ऊर्जा पहले तो क्या होगी, बढ़ेगी, बढ़ने के पश्चात एक स्थान ऐसा आएगा वहां पर ऊर्जा का मान कैसा हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। फिर इसके पश्चात अगर तरंग दैर्ध्य क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घटता जाता है। क्लियर सभी को। नोट डाउन करिए।
देखिए आगे आगे अपने पास टॉपिक आता है वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम। वीन का विस्थापन नियम। देखिए वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि वीन ने कहा था कि जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती हैं, क्या होती हैं कि जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती हैं वो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों की तरफ क्या हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं। क्या कहा था कि जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती हैं वो न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों की ओर क्या हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं, जिससे वो जो तरंग दैर्ध्य होता है, क्या होता है कि परम जो तरंग दैर्ध्य होती है, क्या होती है, तरंग दैर्ध्य किससे डिनोट किया था, लैम्डा एम। जो अपने पास जो उच्च है या न्यूनतम जो तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती हैं वो उसके परम ताप पे क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। अर्थात क्या कह सकते हो, लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती 1/T। यही क्या था, वीन का विस्थापन नियम। क्या बोलोगे कि जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरण होती हैं वो निम्न तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों की ओर क्या हो जाती हैं, प्रतिस्थापित हो जाती हैं, तथा तरंग दैर्ध्य उसके परम ताप के क्या होती हैं, व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर सभी को? चलिए लिखिए इसमें कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि कृष्णिका वक्र से स्पष्ट है कि अधिकतम ऊर्जा से संबंधित अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित होती हैं या हो जाती हैं। अर्थात अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा एम क्या क्यों किया है अपन ने, मैक्सिमम। एम का मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम। तो अधिकतम है तो अर्थात अधिकतम विकिरण ऊर्जा के लिए तरंग दैर्ध्य क्या हो गया, लैम्डा एम विकिरण के परम ताप T के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यही वीन का विस्थापन नियम होता है। ये लिख देना। अर्थात लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती 1/T और लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, B/T। यहां लिख देना, चूंकि B क्या है, वीन नियतांक। उतारिए यहां तक।
नीचे लिख देना कृष्णिका वक्र से उतार लिया, ऊपर का मिटा दे रहा हूं मैं। दूसरा लिखिए इसमें कृष्णिका वक्र, बेटा वो उसमें ही चल रहा है या कृष्णिका वक्र में जो स्पष्ट होता है कि कृष्ण फर्स्ट में तो क्या होगा, ताप का जैसे जैसे ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा, और एक दूसरा क्या आता है कि नियत ताप पर क्या हो जाता है, उसका मान अधिकतम हो जाता है ऊर्जा का, और ये तीसरा है ये कृष्णिका वक्र में ही आता है कि वीन का विस्थापन क्या स्पष्ट करता है। क्लियर? जो कृष्णिका वक्र का जो अपन ने स्पष्ट किया है उसमें क्रम में चल रहा है कि पहला, दूसरा और तीसरा। नीचे लिखिए कृष्णिका वक्र के लिए, कृष्णिका वक्र, कृष्णिका वक्र के लिए अधिकतम ऊर्जा ताप की पंचम घात के समानुपाती होती है, अर्थात लैम्डा एम समानुपाती टी की घात 5। चौथा है इसमें कृष्णिका वक्र के लिए, कृष्णिका वक्र के लिए, कृष्णिका वक्र के लिए, कृष्णिका वक्र के लघु तरंग दैर्ध्य वाले भाग को वीन का नियम संतुष्ट करता है। पांचवा लिखिए इसमें कृष्णिका वक्र के उच्च तरंग दैर्ध्य वाले भाग को रेले जीन्स का नियम संतुष्ट करता है। नोट डाउन करिए। देखिए मैंने तुमको क्या बताया था कि कृष्णिका के बारे में मैंने तुमको बताया कि उच्च ताप पर जो तरंग दैर्ध्य वाली जो विकिरणें होती हैं, क्या होती हैं, उच्च ताप की जो विकिरण होती है उस पर तो क्या करता है, उच्च ताप पर जो सभी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें होती हैं उस पर तो क्या होता है, उत्सर्जन होता है, तथा निम्न ताप पर जो सभी तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें उनका क्या होता है, अवशोषण होता है। तथा कृष्णिका एक कोटर की भांति होती है, उसकी जो बाहरी दीवारें होती हैं वो काली होती हैं तथा उसमें एक छिद्र होता है जिसमें से वो विकिरणें अंदर या बाहर आ जा सकती हैं। फिर अपन ने लैम्डा एम तथा ई लैम्डा क्या होती है, स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता, और लैम्डा क्या होता है अपने पास तरंग दैर्ध्य। जब अपन स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता तथा तो तरंग दैर्ध्य के मध्य जब ग्राफ खींचते हैं तो अपने पास एक कृष्णिका वक्र स्पष्ट होता है, और कृष्णिका वक्र बनता है कि कृष्णिका वक्र से एक पहली बात तो ये होती है कि जैसे जैसे ताप का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऊर्जा का शिखर मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। दूसरा ये
कि जब किसी भी ताप पर जब ऊर्जा का मान बढ़ेगा तो एक जगह ऐसी आएगी कि ऊर्जा का मान कैसा होता है, अधिकतम हो जाता है, तथा उसके पश्चात जब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगी तो ऊर्जा का मान क्या होगा, घटता जाता है। तीसरी बात आती है कि वीन का विस्थापन क्या होता है। वीन का विस्थापन नियम भी किसमें आता है, कृष्णिका में। कि वीन का विस्थापन नियम क्या कहता है कि कृष्णिका के अधिकतम ऊर्जा से संबंधित तरंग दैर्ध्य न्यूनतम तरंग दैर्ध्य की ओर क्या हो जाती है, प्रतिस्थापित हो जाती है। अर्थात जो लैम्डा एम है वो परम ताप का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात लैम्डा एम व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, 1/T। और जब अपन उसको समान व्युत्क्रमानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, B/T। बी क्या है वहां पर, वीन नियतांक। क्लियर। चौथी बात स्पष्ट होती है कि जो कृष्णिका वक्र में जो लघु तरंग दैर्ध्य वाला क्या होगा, भाग होगा, उसको क्या कौन संतुष्ट करेगा, वीन का विस्थापन नियम। और जो उच्च तरंग दैर्ध्य वाला जो पार्ट होगा कृष्णिका वक्र में, उसको कौन संतुष्ट करेगा, रेले जीन्स का नियम। क्लियर। ये दो नियम होते हैं, एक तो वीन का विस्थापन नियम और एक रेले जीन्स का नियम। कि वीन का विस्थापन नियम कहता है, वीन का विस्थापन नियम क्या करता है कि लघु तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। और रेले जीन्स नियम में क्या है कि उच्च तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणों को क्या करता है, वो संतुष्ट करता है। किसमें, कृष्णिका वक्र में। क्लियर है यहां तक सभी को। चलिए नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए जल्दी से। उतार लिया। नया हेडिंग डालिए, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। अगला हेडिंग डालिए, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। अगला हेडिंग डालिए, बोस-आइंस्टीन, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी। देखिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या होती है कि इसमें बोसोन कण होते हैं। क्या होते हैं, बोसोन कण, जिसमें फर्मियोन कणों की संख्या क्या होती है, सम होती है। उन्हें क्या कहा जाता है, बोसोन कण कहा जाता है। क्लियर सभी को। कि इसमें क्या होता है कि वह सांख्यिकी जो बोसोन कण के लिए क्या होता है, मान्य होता है। वह सांख्यिकी जो बोसोन कणों के लिए क्या होती है, मान्य होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहा जाता है। क्लियर। दूसरी बात आती है कि जो अपने पास जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है, इसमें कैसी होती है, समपूर्णांक होती है। किसमें, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में। क्या बोलोगे कि वह जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या को अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से। कि चक्रण क्वांटम संख्या समपूर्णांक हो तो वो क्या कहलाता है, बोसोन कण कहलाता है। क्या कहलाता है, बोसोन कण कहलाता है। जैसे फर्मियोन है, ग्रेविटोन है। क्लियर। क्या बोलोगे कि जिसके लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या होती है वो क्या होती है, समपूर्णांक होती है, उस कण को अपन क्या बोलते हैं, बोसोन कण बोलते हैं। जैसे फर्मियोन, ग्रेविटोन, ये सभी कण कैसे होते हैं, बोसोन कण होते हैं। इस बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। किसका पालन नहीं होता है बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में, पाउली अपवर्जन नियम का। क्यों, क्योंकि पाउली अपवर्जन नियम में सभी जो चारों प्रमात्राएं हैं या चारों क्वांटम संख्या हैं वो क्या होती हैं, समान नहीं होती हैं। इसलिए बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। अपवर्जन का मतलब क्या होता है, छोड़ना। क्या होता है अपवर्जन का मतलब, छोड़ना। क्लियर। ये बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या कहता है कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी वह सांख्यिकी होती है जिसमें बोसोन कण सम्मिलित होते हैं, तथा बोसोन कण हम उन कणों को कहते हैं जिनके लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, समपूर्णांक होती है। जैसे फर्मियोन, ग्रेविटोन आदि। क्लियर। और बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि उसमें चारों क्वांटम संख्या क्या नहीं होती है, समान नहीं होती है, या अर्थात यह कह सकते हो कि चारों प्रमात्राएं समान नहीं होती हैं। क्लियर है सभी को। चलिए लिखिए इसमें,
इसके लिए अब एक डेरिवेशन आएगा। लिखिए वह सांख्यिकी जो कि वह सांख्यिकी जो कि बोसोन कण, वह सांख्यिकी जो कि बोसोन कण के लिए, बोसोन कण के लिए, बोसोन कण के लिए मान्य हो तो मान्य, वह सांख्यिकी जो कि बोसोन कण के लिए मान्य हो बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। क्या बताया था कि वह सांख्यिकी जो कि बोसोन कण के लिए क्या हो, मान्य हो, वो ही सांख्यिकी क्या कहलाती है, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। क्लियर? वह कण जिसकी चक्रण, वह कण जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या s, वह कण जिसकी चक्रण क्वांटम संख्या s समपूर्णांक हो, बोसोन कण कहलाता है, कण कहलाता है। जैसे फर्मियन, ग्रेविटॉन। अगर लिखिए बोसोन कण के लिए, बोसोन कण के लिए तरंग फलन सममित होता है, तीसरा लिखिए बोसोन पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं करता है, अर्थात पाउली अपवर्जन नियम बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी, बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में वैध नहीं है, नोट डाउन करिए, वैध नहीं है। क्लियर? कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी क्या कहती है कि वह सांख्यिकी जो कि बोसोन कण के लिए क्या हो, मान्य हो, वह बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहलाती है। दूसरी बात, वह कण जिसके लिए चक्रण क्वांटम संख्या क्या होती है, संपूर्णांक होती है, उस कण को क्या बोलते हैं, बोसोन कण जैसे कैसे होते हैं, फर्मियन है, ग्रेविटॉन है। और दूसरी बात आती है कि जो अपने पास बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी होती है उसमें पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके लिए जो चारों क्वांटम संख्याएं होती हैं वो समान नहीं होती हैं। अर्थात ये भी कह सकते हो कि जिसके लिए चारों प्रमात्राएं समान नहीं होती हैं उसमें किसका, पाउली अपवर्जन नियम का पालन नहीं होता है। अर्थात कह सकते हो कि बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी में पाउली अपवर्जन नियम वैध नहीं है।
क्लियर? हेडिंग डाल लेना अब इसके लिए, गणितीय विश्लेषण। हेडिंग डाल लीजिए, गणितीय विश्लेषण। क्लियर सभी को? आगे इसकी अगली वीडियो में अपन जो बोस आइंस्टीन सांख्यिकी की जो गणितीय विश्लेषण होता है वो क्या होता है उसको देखेंगे। इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? चल।